Yes. So, children, the topic that I will start today is technical and institutional reform in Indian agriculture. And for your information, I would tell that this is a part, okay, that become very difficult for the student, for the bold students especially, okay, because here you need you can say guideline, okay, or guidance by your teachers, by your seniors, that how to read or how to gain information by this topic, because it is a very confusing topic, okay na, just wait a second. Okay, it is a very confusing topic because so many things are given here in here and there, okay, not in an arranged system, okay, and you will not get surety that this type of questions are asked by this topic, by this portion. Before this, whatever we have studied about crops, types of crops, what was there, climatic conditions, okay, which were the states, which were the leading states. So these are the topics then can that can be understood very easily. But it is a topic of technical and institutional reform is very confusing topic for all the students. Okay, सो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक ऐसा टॉपिक जो जिसको हम कह सकते हैं ये बोर्ड वाला टॉपिक है। मतलब अब ये उस लेवल का टॉपिक आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इसको मतलब अगर हम सही से पढ़ेंगे नहीं या समझाया नहीं गया तो फिर हमारे पल्ले ये पढ़ने वाला नहीं है। तो इसके पहले के टॉपिक को इजिली हम समझ सकते थे, लेकिन अभी जो ये हमारा टॉपिक है टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का, ये अब आपके मेंटल लेवल लेवल पे डिपेंड करेगा कि करेगा कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू। ओके, जैसे कि पिछला सारा चीज आपको समझ में आ गया, सेम वे में ये भी समझ में आ जाएगा, बट आपको पेशेंस के साथ सारी चीजों को उसी 3 स्टेप्स में क्या करना है, स्टडी करना है। कौन सा 3 स्टेप्स होता है? पहले मेरा लेक्चर होगा, ओके, किसका, ये अपना वीडियो कोई वो करो, क्या कहते हैं, हाइड करो, उसको भी अनम्यूट कर दो, वीडियो वाला पोर्शन। ओके, तो इसमें क्या है, तो इसमें आप अच्छे से समझेंगे नहीं और आपको हर चीज अच्छे से यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी हम क्या बता रहे थे, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है तो फिर टॉपिक इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं अपने कंट्री में, किस किस वे में लाए गए हैं। हाँ, वो 3 स्टेप्स के बारे में हम बता रहे थे कि पहले लेक्चर हमारा चलेगा, लेक्चर के बाद हम उसको आपको बुक के थ्रू उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमारा होगा क्वेश्चंस वाला पोर्शन, जो बोर्ड्स के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन इससे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। एंड एज वी कंप्लीट व्हाट these 3 steps, okay, first, second and third step, so I am 100% sure that you will be sure about this topic, okay, 100%। कोई भी चीज आपसे छूटेगा नहीं और हर चीज आपको श्योर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बन रहा है। ओके, तो बट आप पेशेंस से आप लेक्चर को सुनिए, ओके, पहले सुनेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। हमारे जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आज पढ़ा जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आप अच्छे से को समझ गए तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा क्या, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो आई विल स्टार्ट द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब, सिंपल रिफॉर्म का मतलब हमेशा से क्या होता है, सुधार होता है। ओके, सो whenever we are improving certain things, so it is called reform। okay, educational reform, it means something, some improvements in agriculture, health reforms, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट जो होता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म हमारा करना कि अब एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के सेक्टर में किस तरह से क्या हुआ है और चेंजेस आए हैं, कैसे उसको इम्प्रूव किया गया है, सिंपल सी बात है। ओके, सो डियर चिल्ड्रेन, फर्स्ट what we have studied in the previous part, that there are so many types of agricultural practices, okay, in our country, subsistence, primitive and commercial whatever। okay, हमने ये अच्छे से पढ़ लिया है। okay, और वहां पे हमने ये देखा है कि कि लोगों के एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है वो क्या है, वो सेम नहीं है, वो क्या है, वो अलग अलग है। ठीक है ना? और इसके साथ साथ जो, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये लगेगा कि अगर हम इसी वे में जैसे कि अगर हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करें,
जहाँ पे कोई भी रिफॉर्म नहीं है, जहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंट्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता है, कोई भी मॉडर्न चीज़ वहाँ पे यूज नहीं होती है। तो भले ही हमने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर लिया है अपने कंट्री में, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है हर एक सेक्टर में, लेकिन अभी बहुत बड़ा पार्ट, स्पेशली फार्मर्स का पार्ट ऐसा है जो आज भी इन चीज़ों से बहुत दूर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। ओके, एंड दे डिपेंड ऑन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, दे डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर इरिगेशन। सो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, और अगर हम उन पे ध्यान नहीं देंगे, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तो फिर उनका जो डेवलपमेंट जो होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पढ़ा, अभी पढ़ा है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो मॉडर्न थिंग्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इन लोगों तक क्या किया जाए, गवर्नमेंट प्लान या जो भी चीजें हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। ओके, सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। फर्स्ट लाइन ही हमने ये पढ़ा था पहले ही क्लास में, कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो लोग हैं, स्पेशली जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं, वो डिपेंड होते हैं किस पे? एग्रीकल्चर पे। तो बहुत बड़ा परसेंटेज हमारा जो है जो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। अबाउट 60% का डाटा दिया भी होगा आगे बुक में, जब पढ़ेंगे आप तब उसको देख लेंगे, that about 60% of its population depend on agriculture for their need and जो भी चीज है। ओके, सो एक बहुत बड़ा मतलब कि 60% एरिया जो जो हमारा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है? और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या करें? बहुत सारे रिफॉर्म्स करें। ओके, उसको इम्प्रूव करें, जिससे हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो। ओके, और गवर्नमेंट ने इसके लिए ट्राई भी किया। ओके, जब जब हम इंडिपेंडेंस के पहले तो नहीं ये सब कर सकते थे, बट एज वी गॉट इंडिपेंडेंस, सो गवर्नमेंट ट्राई टू इंट्रोड्यूस सर्टेन न्यू थिंग्स इन एग्रीकल्चर। ओके, 1951 से ही स्टार्ट हो जाता है, जब फर्स्ट अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी लैंड रिफॉर्म के लिए। इसका मतलब जो गवर्नमेंट की जो थिंकिंग थी कि जैसे ही हमको आज़ादी मिलेगी तो ये जो सिस्टम बना हुआ है कि बड़े बड़े लोगों के पास बहुत सारी जमीन है, पुअर उनके वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है? और जब उनके वहाँ काम करेंगे तो फिर उनका कंडीशन सही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हमारे लीडर्स के माइंड में थी, बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वी वेर डिपेंड ऑन व्हाट? ब्रिटिशर्स। ओके, तो हम उनके कंट्रोल में थे, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट एज वी गॉट इंडिपेंडेंस, आवर गवर्नमेंट ट्राई टू डू सम इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो जैसा कि मैंने बताया कि पहला चेंज ही हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, जो 9 शेड्यूल ओके इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बताया जाता है। ठीक है? तो हम अभी वहाँ पे सिविक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी पे हैं। ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए। इंस्टीट्यूशन का मतलब हमको बार 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 बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से होता है। ठीक है ना? कि गवर्नमेंट कई तरह का इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करेगी, चाहे वो बैंक्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, इसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जो गवर्नमेंट उसको रन करती है। टेक्निकल रिफॉर्म में क्या जाता है? तो टेक्निकल रिफॉर्म को हम कहते हैं क्या? अभी हम यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू आपको हम ये समझा रहे हैं कि बार बार ये चीज आएगा, टेक्निकल, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये दो चीजें आएंगी आपको। तो टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब कि हमने टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट किया है, जिसके वजह से ये हमारे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें आपका आ जाएगा जो HYV जो सीड्स हैं, तो वो ये किसकी देन है? ये नई टेक्नोलॉजी की देन है। ठीक है? प्रॉपर मीन्स ऑफ जो इरिगेशन है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये टेक्निकल इम्प्रूवमेंट है। इसके साथ साथ जो टेलीविजन या फिर रेडियो पे जो न्यूज आते हैं फार्मर्स के लिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब क्या है? वो सब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या आ जाएंगे? तो जैसे कि हमने ग्रामीण बैंक या फिर बैंक को स्टैब्लिश किया है। ठीक है? फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए हमने KCC स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है? और इसके साथ साथ आप अगर आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी इंश्योरेंस की बात की जाती है कि फार्मर्स को जो भी ड्रॉट प्रोन एरिया है या फिर फ्लड जहाँ पे आता रहता है, वहाँ पे क्या है? फार्मर्स के क्रॉप को इंश्योर करने के लिए या सेव करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस को भी स्टार्ट किया गया है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म होंगे। और जो टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। लेकिन हमको अलग अलग से नहीं पढ़ना है, बट आपको ये श्योर करना था हमको कि ये एक्चुअली होता क्या है। सो वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि हाँ अब हमको रिफॉर्म करना चाहिए। तो रिफॉर्म ये किससे शुरू होता है? सो इट स्टार्टेड विद द कलेक्टिवाइजेशन
ओके। और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, तो गवर्नमेंट अब ये करती है कि पहले वो देखिएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। सो व्हाट इज द रूट, व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स, स्पेशली पुअर फार्मर्स। सो गवर्नमेंट सॉ दैट द मोस्ट ऑफ द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय व्हाट, बाय द लैंडलॉर्ड्स, बाय द जमींदार्स। तो उनको ये लगा कि अब उसके बाद ये भी उसको लगा कि जो पुअर फार्मर्स हैं, दे हैड व्हाट, जो कैसे लिटिल साइज लैंड, कि उनका जो, उनके जो लैंड का जो साइज था वो बहुत छोटा था। और जहाँ पे हम मशीनरी को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम हमको पता है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब जो हमारे, हमारा जो राइट हमको मिला हुआ है अपने अपने एंसेस्टर से, या जो रूल बना हुआ है कि फादर उसका फिर बेटा होगा तो उसको जमीन मिलती जाएगी, दो बेटे होंगे तो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तीन बेटे होंगे तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो लैंड का जो साइज है वो छोटा होता गया है। तो इसके लिए जरूरी था कि सारे इन इन जो जो भी छोटे छोटे जो लैंड है उनको हम क्या करें, एक पास लाएं, एक साथ लाएं। इसी को कहते हैं हम कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है ना। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या, छोटे छोटे लैंड को कलेक्ट कर देना, कंसोलिडेट कर देना, एक में मिला देना। और जब वो एग्रीकल्चर लैंड बड़ा हो जाएगा तो वहां पे मॉडर्न थिंग्स यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज पंपिंग सेट, वी कैन यूज कंबाइंड मशीन या जो भी ट्रैक्टर्स। ओके। तो छोटे छोटे लैंड में ये यूज करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बड़ा अगर लैंड है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ट्राई टू डू दीज थिंग्स, कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। इसके साथ साथ जो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, मतलब जमींदार के पास जो क्या थे, वो बड़े ज्यादा, बहुत ज्यादा खेत थे, ठीक है ना। फिर उनसे क्या करना, उनसे खेत को उनसे लेके फिर पुअर उसको क्या करना, उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनको दे, पुअर्स को दे देना। इसको हम कहते हैं अबॉलिशन ऑफ व्हाट, जमींदारी सिस्टम। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या कर सकती है, उन लोगों से जमीन ले सकती है जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, जो जमींदार टाइप के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स गए और जमींदार यहाँ पे बच गए, और जमींदार जो थे उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, तो इन्हीं को जमींदार कहा जाता था। ठीक है ना। जमींदारी सिस्टम भी आपको पता होगा इसके बारे में। तो जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना, ठीक है, मतलब उसको खत्म करना। तो ये सारे स्टेप्स थे जो लैंड रिफॉर्म्स में थे, जो गवर्नमेंट ने इसके लिए किया। ठीक है। और पहला ही जो हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी मतलब पहले 5 ईयर प्लान से ही ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी गई थी, दैट हाउ वी कुड वी मीन्स द गवर्नमेंट कुड इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर, कैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म ला सकती है। ठीक है ना। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि ये जो लॉज बनाए गए थे, ये जो चेंजेस हुए, ठीक है, वो चेंजेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए। ओके। सो दीज चेंजेस वर नॉट सो इफेक्टिव। ओके। एंड यू कैन से दैट what were the reason behind this, so the reason of improper implementation of the program। implementation of program का मतलब आप समझते होंगे, implementation का मतलब होता है उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना, वैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान बना दिया था लेकिन उसको लागू नहीं करवाया गया। ठीक है ना। उसको यूज नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया लेकिन वो केवल किताबों में रह गया। उसको रियल लाइफ में या रियल सेक्टर में हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो प्लानिंग के साथ इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि हम प्लान करते हैं कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, 15 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसको लागू नहीं कर पाते अपने लाइफ में, अप्लाई नहीं करवा पाते अपने लाइफ में, उसको इम्प्लीकेशन कहा जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि रूल्स तो बना दिए गए, जमींदारी सिस्टम को अबलिश करना या फिर जो भी कलेक्टिवाइजेशन का सिस्टम लाना। ओके। बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ओके। इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो सही नहीं था। वो मतलब कि वो क्या था, वो मतलब उसमें बहुत सारी कमी थी। और वो एक ल्यूक वार्म की तरह था। ल्यूक वार्म का मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि ल्यूक वार्म वाटर होता है, आपको पता है। ल्यूक वार्म का मतलब ही हम बुक में देखेंगे उस वर्ड को। ल्यूक वार्म का मतलब होता है थोड़ा गुनगुना पानी। ठीक है। डॉक्टर कहते हैं ल्यूक वार्म वाटर से ये दवा ले लीजिएगा, या जो भी है, हमको ल्यूक वार्म वाटर मॉर्निंग में पीना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो ये मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा हॉट नहीं हो पाया। यहाँ पे ल्यूक वार्म का मतलब है बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, गुनगुना ही रह गया, थोड़ा सा उठा, ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो गया। तो ये ल्यूक वार्म हो गया, मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो था वो सही से नहीं हो पाया। कुछ साल के बाद गवर्नमेंट ने फिर से ट्राई किया, एंड दैट टाइम वाज आई थिंक 1960-70, होगा तो देख लीजिएगा। 1960-70 का टाइम फिर से आता है, तो वहां पे गवर्नमेंट फिर से नई चेंजेस को लाती है, क्योंकि वो देख चुकी है कि पहला जो हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। सो गवर्नमेंट अगेन ट्राई टू डू इम्प्रूवमेंट व्हाट, in agricultural sector। okay, then in 1960 and 70, 1960 and 70 में क्या हुआ,
बहुत सारे चेंजेस शुरू हो गए अपने कंट्री में। स्पेशली सबसे बड़ा हमारा चेंज था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, पैकिंग का मतलब होगा कि लेबोरेटरी में बना हुआ फर्टिलाइजर्स है, फिर वो पेस्टिसाइड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी जो पैकेट में सेव करके जो सीड्स होती हैं उसको पैकेजिंग थिंग्स कहा जाता है, अभी हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया अपने कंट्री में, नॉट ओनली ग्रीन रेवोल्यूशन बट व्हाइट रेवोल्यूशन आल्सो इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री। Okay, white revolution, so it is about the development और improvement in animal sector। जो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो हमारे मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, उनकी भी वैरायटी या क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनकी भी मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो दोनों सेक्टर में, एक तो एग्रीकल्चर मतलब जो क्रॉप का जो सेक्टर है वहां पे इम्प्रूवमेंट हुआ, हमने अच्छी अच्छी सीड को यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर को यूज करना शुरू किया। इसके साथ साथ हमने हमने एनिमल वाला जो हमारा पार्ट है कि जो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वहां भी हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से हुआ। और जब कभी भी इम्प्रूवमेंट होता है या कुछ चेंज बहुत जल्दी हो जाता है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। सो सम चेंजेस कुड बी सीन इन 1960 एंड 70s। ओके, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ये बात आपको फोकस करके दिमाग में रखनी है कि 1960 और 1970 में गवर्नमेंट ने एक बार और ट्राई किया क्या करने का, इसको चेंज करने का, और ये चेंज हुआ। और वो चेंज किस वजह से हुआ था, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था क्रॉप के सेक्टर में, और व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था हमारे एनिमल सेक्टर में। ओके, मिल्क का प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, वो इम्प्रूव हुआ। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। बट ये भी फिर प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हुई कि ये जो चीजें हो रही थी, मींस डेवलपमेंट इन क्रॉप्स, डेवलपमेंट इन एनिमल सेक्टर, ओके, वाज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू एरिया, कुछ ही स्टेट्स में, कुछ ही पार्ट्स में क्या थे ये इम्प्लीमेंटेड है, सारी जगह पे नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से अब गवर्नमेंट को फील लगा कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। अब हमको एक पूरा ब्रॉड लेवल पे प्लान बनाना पड़ेगा, सबको ध्यान में रखना है, रिच से लेके पुअर तक, जो भी सेक्टर है, ठीक है, जो भी लोग हैं सबको ध्यान में रखना है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उनके प्रॉब्लम को हम जानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। तो फिर 1980 और 1990s में क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत ब्रॉड तरीके से, सबको मिला जुला के जिसको हम कहते हैं, तो एक बहुत ब्रॉड तरीके का प्लान बनाया जाता है। और उसमें पहले पता लगाया जाता है कि क्या कि एक्चुअली में फार्मर्स जो है उनका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो ये पता लगता है कि जो फार्मर्स हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए वो कुछ पैसा लगा नहीं पाते जिससे उनका डेवलपमेंट नहीं है। ओके, इसके साथ साथ वो जो सीड यूज करते हैं उनके पास सीड्स नहीं हैं, अच्छे सीड्स नहीं हैं। इनके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, मतलब कि उनको न्यूज़ नहीं मिल पाता है कि किस कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाए, क्या प्राइस होगी, क्या आपको सपोर्ट प्राइस मिलेगा, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा एरिया है अपने कंट्री में जहाँ पे लोग हमेशा बाढ़ से, सूखे से, मतलब जो ड्राफ्ट है या फ्लड है उससे लोग परेशान होते हैं, उनका क्रॉप उसी में खराब हो जा रहा है, तो वहां पे उनको कोई सेफ्टी देने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें पता लगाई गई इन ईयर्स में, 70 से 80 तक के बीच में, मतलब 80-90 में ये आता है। तो इसी बीच में ये सारी चीजें पता लगाई जाती हैं कि एक्चुअली में फार्मर्स का प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए हम प्लान बना सकें। तो जब ये सारी चीजें पता होती हैं गवर्नमेंट को, देन गवर्नमेंट स्टार्टेड सम न्यू थिंग्स इन एग्रीकल्चर। ओके, सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, सम न्यू इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। अब नई नई चीजों को उन्होंने लाना शुरू कर दिया। और उन चीजों में क्या क्या था, तो पहले तो फिर वही आएगा आपका क्या, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म फिर से किया गया। अब इसमें क्या क्या किया गया, तो इसमें जो भी ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लड्स प्रॉन एरिया है, जो ड्रॉट प्रॉन एरिया है, वहां पे क्रॉप्स का इंश्योरेंस कर देना। इंश्योरेंस आपको पता ही होगा कि अगर वहां पे क्रॉप से सॉरी वहां पे फ्लड से या फिर ड्रॉप से क्या होता है, क्रॉप खराब हो जाता है, तो उसकी भरपाई आपको दी जाती है, उसका पैसा आपको दिया जाएगा जो भी आपका क्राइटेरिया होगा। तो जिससे फार्मर एश्योर हो जाए कि भले ही यहाँ पे फ्लड हो, भले ही यहाँ पे ड्राफ्ट है, हमारा पैसा जो लगाए हैं वो क्या हो, उससे वो मिल जाए, उससे ज्यादा भी मिल जाए, ठीक है ना। तो ये प्लान शुरू किया गया कि अब हमको क्या करना है, क्रॉप का इंश्योरेंस करना है। इसके साथ साथ जब ये पता होगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को चीप रेट पे लोन देने के लिए गांव गांव पे या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। Okay, so many Grameen banks were established in rural area especially, okay, in cities also. And one new system was introduced like that was KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड का सिस्टम लाया गया कि अगर फार्मर्स चाहते हैं कि उनको पैसे की जरूरत है तो आप वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं।
और फिर वो क्या कर सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं, और जब उनके पास पैसा हो, मतलब जब भी जो भी इंटरेस्ट होगा उसको जोड़ के वो क्या करेंगे, वो जब उनकी फसल की कटाई होगी तो वो उसको दे सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस लाए गए। अब इसके बाद ये पता होगा कि फार्मर्स को कैसे बताया जाए, कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ये कहा गया कि अब हम कुछ टेलीविजन पे या रेडियो पे क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम चलाएंगे, हेलो किसान करके, या जो भी चीजें रहती हैं, ठीक है ना। सो सम प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन रेडियो एज वेल एज इन द टेलीविजन चैनल्स, ओके। कुछ प्रोग्राम स्पेशली फार्मर्स के लिए बनाए गए, जहाँ पे फार्मर्स कॉल करते थे, वे पूछते थे कि ऐसी दिक्कत है, इसके लिए क्या किया जाए। तो बहुत सारा चैनल अभी भी आता है ना, लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसको देखने में, ठीक है ना। तो उस चैनल को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, स्पेशली रेडियो पे हुआ, क्योंकि रेडियो विलेज में बहुत ही मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो रेडियो पे बहुत सारे प्रोग्राम लगाया, उसको स्टार्ट किया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने प्लान के बारे में बताया कि आप इसको ग्रो करिए, आपको कम से कम इतना पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी देखा कि फार्मर्स जो है वो एश्योर नहीं है कि वो जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसका उनको फायदा होगा कि नहीं, उनका वो पैसा मिलेगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि जितना वो पैसा लगा रहे हैं वो मिले ही ना। देन गवर्नमेंट व्हाट अनाउंस दैट एवरी ईयर गवर्नमेंट विल फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये पहले ही बता देगी कि इस साल वो गेहूं हो या चावल हो, जो भी हो, ठीक है, धान हो, वो क्या हो, वो हम किस प्राइस पे खरीदेंगे। और जब ये फार्मर्स को ऑलरेडी पता हो जाती है तो वो एश्योर हो जाते हैं कि हाँ इतना हमको प्राइस मिलेगा, और इस वे में वो क्या करेंगे, वो एग्रीकल्चर करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि जो ये मिडिल मैन है, जो बीच में जो बिचौलिए हैं, जो सस्ते रेट पे क्या करते हैं फार्मर से वो खरीद लेते हैं, ओके। और फिर खरीदने के बाद क्या होता है, वो फिर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। तो इस तरह से अगर काम होता हो तो उसको भी क्या किया जाए, बंद किया जाए। मतलब जो बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर्स हैं, जो मिडिल मैन है, उन पे भी क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, ताकि वो फार्मर्स का क्या करें, एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, मतलब क्या कि ये सारी चीजें आपके बुक में दी गई हैं एक लंबे चौड़े पैराग्राफ में। बट आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो जब आप उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पढ़ने का, लेकिन हमको ये करना भी है किसी तरीके से इस टॉपिक से कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, ओके। तो इसके बाद हम ये चीज देख लेते हैं कि बेसिक हमारे मतलब इस पैराग्राफ को समझने के बाद या सुनने के बाद हमको ये अब लिखना चाहिए कि आखिर में इसमें है क्या। तो इसमें यही है, 1 मिनट में इसको हम बताएंगे आपको, कि इसमें यही है कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, इसमें डेवलपमेंट की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर अभी भी हैं जो अभी मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं, वो फर्टाइजर का यूज नहीं करते हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, इसलिए इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान जो था, उसमें से ही ये सारी चीजें शुरू हो गई। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब जमीन को, छोटी छोटी जमीन को एक पास लाने का। जमींदारी सिस्टम को एबोलाइज करना, मतलब जमींदारों से जमीन लेके वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। बट ये प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट ने प्लान किया, और 1960 और 70 में क्या हुआ, दो रिवोल्यूशन होते हैं। और दो रिवोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, ऋषिका, संदीप, ओम हरि, विकास, साक्षी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बस हमको ये पूछना है कि जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि आपको वो समझ में आ रही है कि नहीं। तो वही चीज है, जो ये दो रेवोल्यूशन हुए, इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। बट दिक्कत क्या फिर से वही आई कि, सॉरी, दिक्कत क्या फिर से आई, और दिक्कत इस बात की थी कि ये जो चेंजेस हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, वाज लिमिटेड टू ओनली अ पार्टिकुलर एरिया। कुछ एक क्या है, पार्टिकुलर एरिया में ही वो क्या लिमिटेड रह गए। फिर 1980-90 में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आता है, ब्रॉड लेवल में प्रोग्राम आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये पहले पता लगा लेती है कि एक्चुअली में लोगों का प्रॉब्लम क्या है, और हमको हर एक सेक्टर को लेके चलना है, हर एक स्टेट को लेके चलना है। तो इस प्लान को ये कॉजेज को पता लगाया जाता है, तो बहुत सारे कॉजेज हमको मिलते हैं। जैसे किसान के पास पैसा नहीं होना, ठीक है, फ्लड का आ जाना, ड्राफ्ट का आ जाना, या फिर किसानों के पास, जो भी फार्मर्स हैं उनके पास क्या होना, न्यूज नहीं पहुंच पाना, ये सारे रीजंस थे, ये सारे कॉजेज थे, ठीक है। अब फिर इसके बाद गवर्नमेंट क्या की है, एक फिर से नई टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करती है, लाती है। और लाने के बाद क्या होता है, लाने के बाद ये बहुत सारी चीजें अब इसमें क्या क्या लाती है,
तो इसमें आपका हो गया कि जो भी जो क्रॉप इंश्योरेंस का सिस्टम स्टार्ट होता है, ग्रामीण बैंक को सेटअप किया जाता है, केसीसी को सेटअप किया जाता है। इसके साथ साथ अच्छे अच्छे सीट्स को लाया जाता है, और टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लाए जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम्स लाए गए हैं स्पेशली फार्मर्स के लिए, वो कौन सा रिफॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है? गौरव पांडे इंस्टीट्यूशनल नहीं, गलत। अनिकेत पटेल गुड, टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल, यस। इंस्टीट्यूशनल नहीं, ये रेडियो टेलीविजन क्या है, ये टेक्नोलॉजी है ना। यस ऋषिका, संदीप, साक्षी, ये मतलब क्या, ये जो जो रिफॉर्म जो हो रहा है, ये वो कौन सा रिफॉर्म है, वो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, ठीक है ना। मतलब ये वाला रिफॉर्म जो, चाहे वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, या फिर जो प्रोग्राम्स हो गए, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हुई, या गवर्नमेंट ने इसमें भी फोकस किया कि जो मिडिल मैन है, जो बीच वाले जो लोग हैं, वो क्या है, वो अ, ज्यादा परेशान करते हैं, फार्मर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट इन सेंस दैट दे गेट देयर प्रोडक्ट्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। जब लो कॉस्ट पे मिलता है तो फिर फार्मर्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एग्रीकल्चर में, और उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जो कि सही बात नहीं है। ओके, फिर हम सिंपल सी बात है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि गवर्नमेंट ने कौन से, इससे क्वेश्चन यही बनेगा, यही बनता भी है, और यही बनता रहा है। वो क्या, कि गवर्नमेंट ने वो कौन से इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म किए हैं जिससे इंडियन एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ है, यही क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन हम तुरंत दिखा भी देंगे। इसके साथ साथ पहले हम मेन मेन जो पॉइंट्स इस अब इस पैराग्राफ से जो निकलता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। हम्म, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, बेसिक बेसिक पॉइंट पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला तो हमने कहा कि कौन कौन से इंप्रूवमेंट किए गए, पहला लैंड रिफॉर्म किया गया। क्या क्या इसमें किया गया, तो इसमें ये किया गया कि इसमें कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस लाया गया, ठीक है। मतलब कलेक्टिवाइजेशन और कॉन्सोलिडेशन का मतलब, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब इकट्ठा करना, और कॉन्सोलिडेशन का मतलब मिलाना। तो मतलब वो दोनों सेम चीजें हैं। इसके साथ साथ क्या करना, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देना, ये लैंड रिफॉर्म था। इसके साथ साथ जो हमारा जो ये टाइम था हमारा 1960-70 का, जो टाइम था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, दो रेवोल्यूशन आए, और वो रेवोल्यूशन क्या था, अब देखो इतना ही लिखना रहता है आपके एग्जामिनेशन में, और इसके बारे में हम बहुत बता चुके हैं आपको। तो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन आता है, बस ये सफिशियंट है। ओके, थर्ड में क्या होता है, कुछ प्रोग्राम लाए जाते हैं, जो हम आपको बताए थे, जो 1890 का जो टाइम था, जहाँ पे कंप्रिहेंसिव जो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो उसमें कहा गया कि क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए, जो ड्रॉप या फ्लड प्रोन एरिया, जो साइक्लोन प्रोन एरिया है। इसके साथ साथ ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी है, ठीक है, ताकि फार्मर्स को क्या मिल सके, लोन मिल सके, जो पैसे का प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। इसके बाद क्या है, इसमें चीजें हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो केसीसी की बात हम कर रहे थे, उसको लाना। इसके साथ साथ बहुत सारे जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसको इंट्रोड्यूस करना। इसके बाद स्पेशली जो वेदर, जो बुलेटिन, बुलेटिन का मतलब यहाँ पे न्यूज से है, तो जो भी वेदर रिलेटेड न्यूज हैं, एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो हैं, उसको क्या करना, रेडियो और टेलीविजन पे लाना। तो ये सारी चीजें हैं, आपको 6 पॉइंट है, और आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है, तो आपको यही सारे पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे। हम जो नोट्स देंगे उसमें तो आपको लिखवाया जाएगा। बट क्या आप हमको बता सकते हैं, किसी का कमेंट आ रहा है क्या? नहीं। तो स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम, मतलब कि बुलेटिन का मतलब यहाँ पे किससे है, बुलेटिन का मतलब यहाँ पे न्यूज से है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो फार्मर्स जो होंगे वो एश्योर हो जाएंगे कि इस समय मानसून कैसा होगा। तो उस वेस में अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कि हाँ, अगर मानसून जो कम है या बहुत लेट से आता है, तो किसी तरह से वो इरिगेशन की फैसिलिटी को वो क्या करेंगे, वो मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का कौन कौन सा प्लान है, तो इसका ये फायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप्स हैं, और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने का मतलब हमारा यही था कि ये जान जाना क्या, कि इस वाले पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है, उस क्वेश्चन को हम तुरंत दिखाएंगे, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो इसमें। जस्ट वेट ए सेकेंड। अब ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन रिसेंट ईयर्स, 14 में आया हुआ है ये बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है।
फिर ये देखिए, डिस्क्राइब एनी थ्री टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, कोई भी तीन आपको बता देना है, 2015 में आया हुआ है। फिर इसी को अलग तरीके से क्या पूछा है, व्हाट वेयर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कम्प्रिहेंसिव एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1918 और 1990। तो 1980 और 1990 में कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए थे, क्या क्या नए नए चीजें लाई गई थी इस प्रोग्राम में, इस कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में, उसको आपको बता देना है। तो सिंपल सा चीज है, आपको बस यही बता देना है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से रिफॉर्म किए गए हैं। तो इसके पहले आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिल जाता तो आई होप कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगता। ये ईयर्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, 1980s 90s बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं। बट अगर आपने मेरा क्लास अभी सही से लिया होगा तो ये पता होगा कि हाँ, ये सर बताए थे कि 19 और 1990s में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आता है, जिसमें बहुत सारी नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो केसीसी हो, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली बात हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है, और सिंपल जो अभी हम पॉइंट बता रहे थे ना, वही इसमें लिखा जाता है। फिर कुछ और क्वेश्चन इसी रिलेटेड है, तो 2018 में आया हुआ है ये, तो रिसेंट का क्वेश्चन हम आपको दिखा दें। ये देखिए, 2018 में क्वेश्चन आया क्या, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस वेरियस इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन 1980 1990s। तो 1980 1990 में गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाया है, ठीक है। आप अपने इस स्टेटमेंट को क्या करिए, सपोर्ट करिए। सपोर्ट का मतलब सिंपल से आप इसको बता दीजिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म लाए गए हैं। ओके। तो आई डोंट थिंक कि अब इससे कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसको नहीं कर पाए, आई एश्योर यू। ओके। तो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है, इसलिए हम तब तक ये इसको हम क्लोज कर रहे हैं। और जो भी ये बच्चे हैं जो ये हमारा लाइव क्लास ले रहे हैं, वो तब तक इस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ लें। 2-3 मिनट का टाइम लगेगा पढ़ने में, आप उसको पढ़ेंगे। और कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक तो समझ में आ गया, जो मीनिंग्स कुछ होगा नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत हमको कमेंट करके बताएं। हम सेशन को एंड करते हैं। और इन करने का मतलब ये है कि जो रिकॉर्डिंग सेशन है, थोड़ा सा बच्चों को बताना है तो उसको हमको वहाँ पे शेयर करना है। सो आई एम एंडिंग दिस रिकॉर्डिंग सेशन, और 2 सेकंड के बाद फिर हम लाइव आते हैं। ओके।